Hello everyone, this is Smriti and welcome back to my channel. So in today's video, we'll be discussing one-liner important questions from your economics PGT exam. ये जो PGT एग्ज़ाम्स में लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चंस आए थे वो हम लोग डिस्कस करेंगे और ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ ये KVS हो गया आपका NVS APS में आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से. फर्स्ट में क्या बता रहा है, अंडर मोनोपोली मार्केट में जो TR कर्व का शेप है वो कैसा होता है. दैट इज़ योर इन्वर्टेड यू शेप. जो TR कर्व का शेप है दैट इज़ योर इन्वर्टेड यू शेप. ठीक है. सेकेंड वन इज़ योर लॉरेंस कर्व. जो लॉरेंस कर्व है वो हम लोग किस लिए स्टडी करते हैं, डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए हम लोग स्टडी करते हैं. लॉरेंस कर्व की स्टडी हम लोग डिस्पर्जन को मेजर करने के लिए करते हैं. ना थर्ड इज़ योर एंट्री टू मूवी हॉल. जो मूवी हॉल में एंट्री है वो कैसा होता है, इज़ इट अ पब्लिक और इट्स प्राइवेट. दैट इज़ एक्सक्लूडेबल बट इट इज़ नॉन राइवलस इन नेचर. ठीक है, एक्सक्लूडेबल क्यों, क्योंकि एंट्री टू मूवी हॉल इज़ एक्सक्लूडेबल बिकॉज इट इज़ अलाउड ओनली ऑन परचेज ऑफ टिकट. जब हम लोग टिकट को परचेज करते हैं तभी हम लोग अंदर जा सकते हैं. एंड नॉन राइवलरस क्यों, बिकॉज कंजम्पशन जो है, अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, एक सीट ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के पब्लिक्स को सीट नहीं मिलेगा. भले ही वो हाउसफुल हो जाएगा लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर उनको सीट मिलेगा, वो एकदम ख़त्म नहीं हो जाएगा. दैट्स वाई मूवी हॉल की जो टिकट्स हैं, एंट्री है, वो एक्सक्लूडेबल है बट इट इज़ नॉन राइवलरस इन नेचर. नाउ फोर्थ इज़ योर टोटल कॉस्ट एट ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट विल बी. ये जो टोटल कॉस्ट है किस ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट विल बी इक्वल टू योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, टोटल कॉस्ट एट ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट, ये वो किसके बराबर हो जाएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो जाएगा. ऑलराइट, इनके बराबर. नाउ फिफ्थ वन क्या बता रहा है, फिफ्थ वन ये बोल रहा है टॉप एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया एज पर फाइनेंशियल ईयर 2022. इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो एक्सपोर्ट्स किए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कौन से आइटम हुए हैं. रिफाइंड पेट्रोलियम हुआ है, पर्ल हुआ है, प्रेशियस स्टोन्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, डायमंड, राइस, ज्वेलरी, ये सब सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए गए हैं इंडिया से 2022 फाइनेंशियल ईयर में. सबसे ज़्यादा कौन सा एक्सपोर्ट्स हुआ है, रिफाइंड पेट्रोलियम. ठीक है, अब ये एक और चीज़ है, एक्सपोर्ट पार्टनर कौन था इंडिया के, जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किस देश से, किस कंट्री से किया गया है. सबसे पहले तो USA से किया गया. ठीक है, US फर्स्ट था, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इंडिया का कहाँ गया, US में. फिर चाइना, सेकेंड इज़ योर चाइना, थर्ड इज़ योर UAE एंड फोर्थ इज़ योर सऊदी अरब. ठीक है, ये टॉप के 4 पार्टनर्स थे आपके इंडिया के, जहाँ से इंडिया ने एक्सपोर्ट किया. सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किस कंट्री में किया गया है, USA में. सेकेंड चाइना, थर्ड UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड फोर्थ इज सऊदी अरब. ठीक है, समझ में आया. अब टॉप इंपोर्ट्स कौन कौन सी चीज़ें थी जो फाइनेंशियल ईयर में इंडिया ने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया है. ठीक है, क्रूड पेट्रोलियम किया है, पेट्रोलियम गैस किया है इंपोर्ट, गोल्ड किया है, कोल ब्रिकेट्स मतलब छोटे छोटे कोयले के जो ब्लॉक्स जैसे होते हैं वैसे, उसको कहते हैं कोल ब्रिकेट्स. ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या क्या इंडिया ने इंपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 2022 में, क्रूड पेट्रोलियम गैस, कोल, गोल्ड एंड कोल ब्रिकेट्स. ठीक है, अब इंपोर्ट पार्टनर कौन कौन थे, किन से कौन कौन से कंट्री ने इंडिया के साथ इंपोर्ट पार्टनरशिप सबसे ज़्यादा थी. पहला है आपका चाइना से सबसे ज़्यादा माल इंपोर्ट हुआ है इंडिया में. सेकेंड इज़ योर USA, थर्ड इज़ योर UAE. ठीक है, ये थर्ड है. एंड फोर्थ इज़ योर सऊदी अरेबिया.
एंड फिफ्थ वन इज योर स्विट्जरलैंड. ठीक है, फिफ्थ इज योर स्विट्जरलैंड. इतना समझ में आया? फर्स्ट इज योर चाइना, सेकेंड इज योर यूएसए, थर्ड इज योर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई, फोर्थ इज योर सऊदी अरेबिया एंड फिफ्थ इज योर स्विट्जरलैंड. इन सब जगहों से सबसे ज़्यादा आपके चीज़ें इंपोर्ट की गई हैं, प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किया गया इंडिया में. ना सेवेंथ क्या बता रहा है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया इन ईयर 2008 में लॉन्च किया गया. एथ है, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड corresponding टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी चेंजेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तब उस हिसाब में प्राइस इलास्टिसिटी और द डिमांड विल बी. इसमें ये बता रहा है कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस, ठीक है, एंड उसी कमोडिटी का एक्सपेंडिचर ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होता है, तो उस हिसाब में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड क्या होगा? दैट विल बी अ ग्रेटर देन 1. एक ही कमोडिटी के बारे में बात की जा रही है कि अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी और उसी कमोडिटी पर जो खर्चा किया जा रहा है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस हिसाब से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगा ग्रेटर देन 1. ठीक है, इतना समझ में आया? नाउ 2022 के हिसाब में 2022 में जो इंडियाज़ ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रैंक था, वो कौन सा रैंक था? 37th रैंक था. इंडिया का ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रैंक 2022 में 37 रैंक था. ठीक है, 10th वाला क्या बोल रहा है? एक्सेस कैपेसिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन द मार्केट. ये जो एक्सेस कैपेसिटी है ये कौन से मार्केट में नहीं एग्जिस्ट करता? परफेक्ट कंपटीशन में एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट नहीं करता. 11th क्या बोल रहा है? सेबी हैज़ रिड्यूस द टाइम फॉर प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ राइट इशूज़. जो राइट इशूज़ है, सेबी ने पहले इस राइट इशू का टाइम 109 डेज हुआ करता था, 109 दिन. अब सेबी ने इसको रिड्यूस करके सिर्फ 43 डेज़ का रख दिया है राइट इश्यूज़ का. ओके, तो कितना रिड्यूस हो गया? 109 डेज से 43 डेज में रिड्यूस हो गया. 12th वाला क्या बोल रहा है? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन. 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? YV रेड्डी, वाई वेणुगोपाल रेड्डी. इतना समझ में आया ना? 13 इज व्हाट इज स्टैगफ्लेशन. स्टैगफ्लेशन क्या है? अ पीरियड ऑफ रैपिड इंक्रीज इन ओवरऑल प्राइस लेवल विथ रिसेशन. महंगाई के साथ रिसेशन आ जाना, उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन. प्राइजेस बढ़ रही हैं कमोडिटी की, महंगाई बढ़ रही है और उसी के साथ क्या हो रहा है? एक तरीके से रिसेशन मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी आ रहा है. तो अ पीरियड ऑफ रैपिड इंक्रीज इन ओवरऑल प्राइस लेवल विथ रिसेशन इज योर स्टैगफ्लेशन. 14th क्या बोल रहा है? मॉनेटरी बेस और हाई पावर्ड मनी. हाई पावर मनी किसे कहते हैं? सबसे पहली तो बात ये है, मॉनेटरी बेस और हाई पावर मनी क्या है? ये RBI की लायबिलिटी है, टोटल लायबिलिटी ऑफ RBI. ये तो हाई पावर मनी होता क्या? सबसे पहली बात तो ये है, हाई पावर मनी वो मनी होता है जो पब्लिक के पास करेंसी भी होता है एंड डिपॉजिट हेल्ड बाय RBI. करेंसी विथ पब्लिक, ठीक है, एंड डिपॉजिट्स विथ RBI. ये है आपका हाई पावर मनी. बट एक चीज़ ये है कि हाई पावर मनी को RBI की लायबिलिटी क्यों बोली जाती है? क्योंकि जब डिमांड पे RBI को ये जो डिपॉजिट है ये रिफ़ंड करना पड़ता है, इसीलिए ये एक तरीके का RBI की लायबिलिटी होती है कि डिमांड पे ये जो डिपॉजिट होता है RBI के साथ उसको रिफ़ंड किया जा सकता है. तो ये RBI के इसीलिए ये एक तरीके से लायबिलिटी बन जाती है. ठीक है, मांगने पर देना पड़ेगा. नाउ 15th इज द लास्ट वन. क्या बता रहा है? इन फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ये जो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या है? जितने भी कंज्यूमर सरप्लस है वो इट इज़ एक्सप्लॉइटेड बाय द मोनोपोलिस्ट एक्सप्लॉइट करता है. ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस को. समझ में आया?
इसमें क्या होता है, इन दिस फॉर्म ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन द सेलर इज एबल टू असेस द मैक्सिमम प्राइस ऑफ द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर जितना पे करना चाह रहा है, मोनोपोलिस्ट जो है उतना ले लेगा। अगर कंज्यूमर मैक्सिमम 100 पे कर सकता है तो मोनोपोलिस्ट 100 ही चार्ज करेगा, फिर 99 नहीं चार्ज करेगा, वो पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट करेगा आपको। इसे कहते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इतना समझ में आया? ठीक है, दीज आर द 15 क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट वीडियो में और 15 क्वेश्चंस लाऊंगी इसी इकोनॉमिक्स पीजीटी का ही। अभी के लिए इतना ही है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।